सो गाइस, अगर मैं बोलूं कि ऐसी बाइक जिसके इंजन को देखने के बाद आपकी कार का इंजन आपको छोटा लगने लगे तो कैसा रहेगा, और टॉर्क इतना जो आपकी कार के इंजन को भी शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दे। Here I present you Triumph Rocket 3, जिसके अंदर आपको 2300 सीसी का इनलाइन 3 इंजन देखने के लिए मिलता है। जो भी इंसान पहली बार जब Triumph Rocket 3 को देखता है ना, तो इस बाइक को बाइक नहीं समझता, एक मशीन समझता है, क्योंकि इतना बड़ा इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि ऐसा लगता है किसी कार से निकाल के एक बाइक में चिपका दिया हो। आपने जब पहली बार Triumph Rocket 3 देखी थी, आपका क्या रिएक्शन था, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई 2300 सीसी का इंजन सुनने में समझने में ऐसा लगता है कि धरती हिला देगा, और वाकई में ये बाइक ग्राउंड ब्रेकिंग है, धरती हिला देती है। इस बाइक को चलाना संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2300 सीसी का मतलब है 2 हार्ले डेविडसन की कस्टम 1200, ठीक है, आपकी स्कॉर्पियो एन, आपकी सफारी एंड आपकी इनोवा क्रिस्टा। सिमिलर लाइफ का इंजन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 2400 सीसी का इंजन, जो कि भाई वाकई में ग्राउंड ब्रेकिंग है। इस इंजन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बट क्या प्रोस है, क्या कौन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आज आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो इस पहला सवाल ये है कि 2300 सीसी की बाइक आप इसको लेके चलाओगे, भगाओगे, दौड़ाओगे, तो असलियत में ये बाइक चलती कैसे है। और सच बताऊं तो ये बाइक आप नहीं चलाते, ये बाइक आपको चलाती है। क्यों? क्योंकि जो बाइक का जो टॉर्क है ना, वो इतना खतरनाक है जो आपकी गाड़ी के टॉर्क को भी शर्मिंदा आने पे मजबूर कर दे। क्योंकि 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक बाइक के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 146 bhp के आसपास ये बाइक प्रोड्यूस करती है, और 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे इस बाइक को आप लेके निकलोगे ना, इस बाइक पे आपने थोड़ी सी बदतमीजी की, थोड़ा सा भी बाइक के साथ आपने मिसबिहेव किया, तो ये बाइक आपको ऐसे फेंकेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या हुआ। क्योंकि बाइक का जो टॉर्क है ना, वो हर किसी के कंट्रोल में, हर किसी के समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप ट्रायम्फ रॉकेट को ले रहे हैं ना, इसको लेने से पहले एटलीस्ट आपके पास एक सुपर क्रूजर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना वेट है, ऑलमोस्ट 380 किलो की बाइक है, इतनी पावर है, इतनी बड़ी है, इतनी ब्रॉड है, चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो चला रहा है ना पहली बार, उसके पास एटलीस्ट डायना कैटेगरी की बाइक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायना कैटेगरी मतलब 1500-1600 सीसी की बाइक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसको पता हो कि हाउ टू मेंटेन, हाउ टू राइड, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू हैंडलिंग, हाउ टू यूटर्न, मतलब सब कुछ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही इस बाइक पे स्विच करना। एक जनरली हमारे पास एक कमेंट भी आया था, जो कि एक सुपर मीटियोर ऑन करते हैं 650 सीसी की। उन्होंने हमसे पूछा क्या मैं ट्रायम्फ रॉकेट को ले सकता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोगों ने उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि ये बाइक आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि सुपर मीटियोर के बाद इस बाइक पे चलाना अपने आप में, मतलब मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। उसको चलाने के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने तो पर्सनली डराया कर दिया, क्योंकि भाई वेट बहुत ज्यादा है। वो बाइक जो आपकी 250 किलो के आसपास की बाइक है, ये बाइक आपकी 380 किलो की बाइक है, प्लस वेट भी आप चलो संभाल लोगे। असली प्रॉब्लम जो आती है ना, असली जो गेम चेंजर है ना, वो है इसका टॉर्क। क्योंकि इनलाइन 3 इंजन है, फ्लैट इनलाइन 3 है। जैसे आप थ्रॉटल में कोई रेस दोगे ना, तो इंजन ऐसे शफल करता है। तो टॉर्क, जैसे आप यूटर्न ले रहे हो, यूटर्न लेने के बाद आपने एकदम से अगर आपको खींचनी है, अगर आपने थोड़ा सा भी मिसबिहेव किया ना, तो इंजन ऐसे शिफ्ट करता है, तो आपको बाइक ऐसे झटका देगी, आपको समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि भाई कहने का मतलब 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत बड़ा होता है, हर किसी के कंट्रोल में समझ में नहीं आता है। सो गाइस, इतनी बड़ी बाइक, इतने बड़े इंजन को देखने के बाद कुछ लोग ये भी डरते हैं, कुछ लोगों के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि इतनी बड़ी बाइक होगी, इतना बड़ा इंजन है, तो इसको मेंटेन करना, इसको चलाना, संभालना तो चलो है ही, मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो गाइस, आप लोगों के साइड डाउट क्लियर करता हूँ। इस बाइक को चलाना भले ही मुश्किल है, बट इस बाइक को मेंटेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि ये जो इंजन है ना, इतना ज्यादा रिलायबल है। आज तक मैंने इस ट्रायम्फ रॉकेट के अंदर कोई मेजर इशू आज तक कभी नहीं देखे। मेरे नॉन में जिनके पास, उनके पास 70-80,000 किलोमीटर चली रॉकेट है, जो कि आज भी स्मूथली चल रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है। और वो कह रहे हैं कि हम इस बाइक को ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चलाएंगे। तो इंजन वाइज कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर्विस का मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं, आप ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, अगर आपके पास कोई आसपास में टेक्नीशियन अच्छा नहीं है ना, तो भी इस बाइक को आप ले सकते हैं। क्योंकि ये बाइक आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेगी, अगर बाइक मेंटेन है तो। बेसिक सर्विस का जो कॉस्ट आता है, अगर आप शोरूम में इस बाइक को जाकर सर्विस कराओगे, तो आपकी सर्विस कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट 13-14-15 हज़ार रुपये, ठीक है, जिसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर, ये सब चीजें होती है। आफ्टर मार्केट इस बाइक की अगर सर्विस कराओगे, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये की आपकी नॉर्मल सर्विस इस बाइक की आराम से हो जाएगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्चा है इस बाइक के अंदर, क्योंकि इस बाइक के जो टायर आपको देखने के लिए मिलता है, ऑलमोस्ट 240 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। 240 सेक्शन का रियर और 130 सेक्शन का फ्रंट टायर है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है ना टायर का, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप नया टायर लेने जाओगे ना, ऑलमोस्ट आपका मेरे हिसाब से 66,000 के आसपास का टायर सेट है पेयर। मैक्सिलर का या कोबरा का भी आप डालोगे तो सिमिलर 5-6 हज़ार का फर्क मिलेगा, बट 60,000 रुपये का टायर है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट जितना इस बाइक की फील है, परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये टायर कोई ज्यादा एक्सपेंसिव चीज भी नहीं है। 60-65 हज़ार का टायर आता है। इस बाइक के अंदर जो बैटरी डलती है, वो भी युआसा की डलती है। युआसा की इस बाइक की जो बैटरी रहेगी, वो मेरे हिसाब से
16-17,000 के आसपास की इसकी बैटरी है, क्योंकि इसकी बैटरी और ट्रायम्फ थंडरबर्ड एलटी की बैटरी सेम है, जो कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अपनी बाइक में लगा के इंस्टॉल की थी। वो 17,000 के आसपास की बैटरी थी। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप युआसा के अलावा इस बाइक के अंदर कोई और बैटरी यूज मत करना। अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक पैड्स की, तो ब्रेक पैड्स भी इसके अंदर फ्रंट में डुअल सेट डलेंगे, रियर में एक सेट डलेगा, जिसकी जो कॉस्ट आएगी अगर 3 अच्छे डिस्क पैड पे डालोगे तो 15,000 रुपये में आपके फ्रंट एंड रियर तीनों डिस्क पैड डल जाएंगे। इसके अलावा बाइक अगर मेंटेन है तो आपकी किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं मांगेगी। और ये जो सर्विस इंटरवल है ना, कंपनी बोलती है 10,000 किलोमीटर, बट हम लोग क्लियरली बोलते हैं 5-6,000 किलोमीटर पे, 6,000 किलोमीटर मैक्स पे सर्विस करा लो। डस्ट बहुत है, वेदर बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से ऑयल की विस्कोसिटी पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो गाइज अगर बाइक ले रहे हो ना, ये बाइक छोड़ दो, कोई भी अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो ना, 5-6,000 किलोमीटर पे अच्छी 8 महीने के अंदर सर्विस जरूर कराना ना, क्योंकि जितना इंजन ऑयल आपकी बाइक में फ्रेश रहेगा उतनी बाइक आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी एंड आपको उतनी तकलीफें कम देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस इतनी बड़ी बाइक है, इतना बड़ा इंजन है, तो आवाज सुनना जरूर बनता है। तो गाइस आवाज इतनी खतरनाक है, इतनी ब्रूटल आवाज है। अगर आप कोई सुपर कार ऑन कर रहे हो ना, तो एक बार साइड में ला के इसकी आवाज़ से कंपेयर करके देख लेना, आपके भी रोंगटे हिल जाएंगे, इतनी खतरनाक आवाज़ है। क्योंकि इनलाइन 3 का जो बेस जो प्रोड्यूस कर रही है ना, जो लाउडनेस आ रही है, मैंने भी इमेजिन नहीं किया था। हालांकि इस बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट लगे हैं वो कोई ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है, आफ्टर मार्केट कस्टम एग्जॉस्ट है, बट इज़ वेरी लाउड एंड डराने वाली आवाज़ है, भयानक आवाज़ है। क्लियरली बोलूँ, शायद पता नहीं माइक जज कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा, बट जो उसकी आवाज़ है ना गाइस बहुत भयानक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैं आपको स्टार्ट करके दोबारा दिखाता हूँ, शायद आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा मे बी। बाइक खड़ी है, अब रेव करूंगा ना, आते ना बाइक स्विच करेगी, देख रहा है। ये मेरा कहने का मतलब था, जिस तरह से बाइक अपने आप को ऐसे साइड स्विच करती है ना, तो इसको चलाना संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये बाइक थोड़ा सा भी अगर आपने बदतमीजी की तो आपको बाइक से ऐसे फेंक देगी। क्योंकि एक तो शाफ्ट ड्रिवन है, ठीक है, शाफ्ट ड्रिवन है, प्लस जो इंजन की जो सिलेंडर पोजीशन है वो इस तरह से ऐसे चलते हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्विच करती है। जनरली आप गाड़ी भी देखते हो ना, गाड़ी के इंजन के आप रेव करते हो तो इंजन ऐसे करता है। तो सिमिलर इनलाइन 3 है, इतना बड़ा सीसी का इंजन है तो ऐसे करता है, जो कि बहुत डरावना है अपने आप के अंदर। तो कई अच्छी अच्छी बातें तो काफ़ी सारी सुन ली, आवाज़ भी सुन ली, सब कुछ बता भी दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस पहला जो पॉइंट है, जो मेरे सजेशन से, अगर आपकी हाइट 5'5", 5'4", 5'6" के आसपास है तो इस बाइक को मेरे सजेशन से अवॉइड करना, क्योंकि हाइट की वजह से आप इस बाइक को चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर क्रूजर। इस रोडस्टर मशीन, तो उसको प्रॉपर क्रूजर भी नहीं कहेंगे, बट हाँ इंडिया में बड़ा इंजन मतलब क्रूजर होता है, तो लोगों की नज़रों में क्रूजर है, बट इज नॉट अ क्रूजर, इज अ रोडस्टर मशीन। सो बेसिकली अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" के आसपास है तो मेरे सजेशन से इस बाइक को अवॉइड करना। अगर आपकी हाइट 5'8", 5'9", 5'11" के आसपास है तो इस बाइक पर आप इजीली जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि अगर आपके पैर प्रॉपर नीचे टिकेंगे तो इस बाइक को आप इजीली संभाल पाओगे, हैंडल कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आपका बॉडी वेट भी अगर आपको लगता है कि 100 kg के आसपास है, 90 kg के आसपास है, 80 kg के आसपास है, तो भी इस बाइक पे आप बैठे हुए अच्छे ही लगोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इस बाइक को चलाने से पहले कोई नॉर्मल बाइक चलाई है, कोई नॉर्मल 500 सीसी का क्रूजर चलाया है, कोई सुपर क्रूजर नहीं चलाया, तो भी इस बाइक को अवॉइड करना, क्योंकि ये बाइक नॉट फॉर बिगनर्स है। नॉट फॉर बिगनर एज इन के मतलब जो पहले 600, 650 सीसी की बाइक भी चला चुका है ना, वो भी इस बाइक को अवॉइड करना। इस बाइक को लेना वो बंदा जो कि पहले एक डायना कैटेगरी की या फैट बॉय कैटेगरी की इस सेगमेंट की एक बड़ी क्रूजर चला चुका है, संभाल चुका है, हैंडल कर चुका है, जिसको पता है हाउ टू टर्न, हाउ टू लीन, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू कंट्रोल वेट। ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसकी वजह से इस बाइक को आप इजीली चला सकते हो। क्योंकि जनरली यही होता है कि लोग इस बाइक को ले तो लेते हैं, इतनी बड़ी है, इतनी क्रूजर है, इतनी बल्कि हैवी, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, बट जब चलाने की बात आती है ना तो वो बाइक डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे तो बहुत हैवी है, हम तो चला ही नहीं पा रहे, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओनर जो बाइक होती है वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे चेंज हो जाती है, और किलोमीटर ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ले तो लेते हैं सस्ती की वजह से, क्योंकि ऑनरशिप थर्ड है, फोर्थ है, ऑफकोर्स मार्केट में वो सस्ती मिलेगी, थोड़ा सस्ती मैच थोड़ी मार्केट वैल्यू से कम मिलेगी फर्स्ट ओनर के कंपेरेटिवली, हम ले तो लेते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि वो चेंज क्यों हुई है। क्यों? क्योंकि उस बाइक को वो ऑनर लेने से पहले चला ही नहीं पा रहा था, संभाल ही नहीं पा रहा था, रॉन्ग बाइक डिसीजन में फंस गया एंड उस वजह से इस बाइक को सेल कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस बाइक को लेके। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो इस बाइक को फिर लेता कौन है? ये बाइक नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनी है, ये बाइक बनी है लोगों को डोमिनेट करने के लिए, अपनी एक रोड प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी एक लाउडनेस दिखाने के लिए, अपनी एक बिल्डनेस ब्रॉडनेस दिखाने के लिए। क्योंकि ये एक अपने आप में ईगो मशीन है। ईगो मशीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 300 सीसी का इंजन हर कोई हैंडल, हर कोई कंट्रोल, हर कोई संभाल नहीं सकता। ये बात क्लियर है, फैक्ट है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इसे ईगो मशीन। इसका जो रिप्लेसमेंट है ना, जो 300 सीसी का, वो भी जो है वो 25 सीसी से है, वो भी रॉकेट से ही है। क्योंकि नई वाली रॉकेट से अगर मैं इस बाइक को थोड़ा सा कंपेयर करूँ ना, तो नई वाली रॉकेट इस बाइक के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट टू हैंडल है,
उसको चलाना थोड़ा आसान है, थोड़ा ईजी है, क्योंकि उसकी सीट हाइट कम है, वो कंफर्टेबल है, इससे थोड़ी लाइट फील होती है चलाने में। उसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी अलग है, उसकी जो फुट रेस्ट पोजीशन है वो अलग है। जितनी हेवी बाइक ये लगती है ना, नई वाली रॉकेट नहीं लगती। नई वाली रॉकेट भी बहुत अच्छी है, उसमें आपको सारे कंपोनेंट्स और वो इलेक्ट्रॉनिक इतनी ज़्यादा एडवांस कोई नहीं, उसमें आपको क्विक शिफ्टर, ब्लूटूथ, ये वो सारे फीचर, सारे राइडिंग मोड, पावर मोड सब कुछ देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात, इस बाइक के अंदर आपको केवल ABS के अलावा किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए नहीं मिलता। बाइक जितनी ज़्यादा रॉ होती है ना, मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा वो परेशान कम करती है, उतनी ज़्यादा वो रिलायबल होती है, उतनी ज़्यादा उसमें इश्यूज देखने के लिए कम मिलते हैं। इसी वजह से प्योर मार्केट में रॉकेट 3 आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बाइक में मैकेनिकली किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली किसी प्रकार का इशू प्रॉब्लम नहीं आता। वहीं जहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये अपने आप में ईगो मशीन है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आप लोगों की ट्रायम्फ रॉकेट को लेकर क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये 2300 सीसी या 2500 सीसी ट्रायम्फ रॉकेट 3, ये ट्रायम्फ रॉकेट 3 लेटेस्ट नई वाली, आप लोगों को कौन सी ज़्यादा पसंद है, आप लोगों की कौन सी फेवरेट है, और आप लोगों की फेवरेट कौन सी क्रूजर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को जनरली मेरी तरफ से चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट डालने के लिए, ताकि आपको जो बेसिक्स है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, वो आपके क्लियर हो जाए। एंड मेरी तरफ से इतना ही था। आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है, आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है, फील आप लोगों ने एंजॉय कर लिया है, ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बता दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोशिश करेंगे बहुत अच्छी डील देने की। एंड इसी तरह से अगर आप लोगों को मुझसे और रेगुलर वीडियो इस तरह की चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना, वो हम लोग को जरूर मोटिवेट करते हैं। तो गाइस, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।